नमस्कार, आपका स्वागत है दर्शकों। हम आपसे पशुपालन से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे। प्राचीन काल से हमारे जो पशुपालक हैं या किसान हैं, मुख्य व्यवसाय के रूप में या सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन का काम करते आए हैं और हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में पशुपालन का बड़ा ही ज़्यादा महत्व है। हमारे जो पशुपालक हैं उनके सामने भी एक समस्या ये आ गई है कि जो ये कोविड-19 है उसका प्रभाव भी हमारे पशुपालकों के ऊपर पड़ने की संभावना है और इसी वजह से हमारी सरकार ने किसानों को सहायता करने के लिए कुछ विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये आर्थिक पैकेज क्या है, इससे हमारे किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और साथ साथ जो हमारे पशुपालक हैं वह कोविड-19 के समय अपने पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे, इन सभी विषयों पर आज हम आपको जानकारी दिलाना चाहेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश कुमार, पशु चिकित्सक हैं मुजफ्फरपुर में। इनसे हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे जो किसान हैं, जो खासकर पशुपालक हैं, सरकार के द्वारा उनको क्या क्या आर्थिक सहायता दी जा रही है इस कोविड-19 के समय में। माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या घोषणा की है, इन सभी बिंदुओं पर आपको जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है, क्योंकि ये प्राचीन काल से हमारे किसान करते आ रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुपालन का बड़ा महत्व है। इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। सारे दर्शकों को नमस्कार। जो इस कोविड-19 से संबंधित विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन पे देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत ही उचित प्रश्न इन्होंने पूछा है, चूँकि आज के तारीख में जो हमारे ज़्यादातर पशुपालक बंधु हैं वो काफ़ी परेशान हैं ये कोविड-19 को लेके। तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पशुपालन में सबसे पहला जो इन्होंने पूछा कि क्या योगदान है पशुपालन का भारत के अर्थव्यवस्था में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इन बातों को हम जान लें कि आज के डेट में हमारी जो भारत की आबादी है उसके करीब 8.8% जो आबादी है वो किसी न किसी तरीके से पशुपालन पे डायरेक्टली निर्भर है, पूर्णतः निर्भर है। तो रोज़गार का एक ये बहुत बड़ा माध्यम है। और साथ ही जो हमारे जो जीडीपी है हमारा टोटल भारत का, उसका 4.5% जो है वो पशुपालन से ही मिल रहा है और पूरे एग्रीकल्चर के जीडीपी का 25.8% जो है वो पशुपालन और उसके क्षेत्रों से ही मिल रहा है। तो ये भारत के विकास में पशुपालन का काफ़ी अच्छा योगदान है और साथ में भविष्य में इसको हम काफ़ी बढ़ावा देकर बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंच सकते हैं। शिक्षित जो बेरोजगार हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं बड़े पैमाने पर बिहार से बाहर जाते हैं। यूँ कहा जाता है कि बिहार अब मजदूरों का राज्य रह गया है। हालांकि रोजगार सृजन की पूरी संभावना अपने यहाँ भी है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से पशुपालन का क्या महत्व है और पशुपालन हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको कहाँ तक लाभ पहुंचा सकता है। बहुत ही उचित प्रश्न है और आज के तारीख में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जो शिक्षित हैं या अशिक्षित जो भी हमारे बंधु हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था पशुपालन में क्या हो सकती है। पशुपालन में जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी हो कि काफ़ी असीम संभावनाएं हैं रोजगार सृजन की और कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार इन सारी चीज़ों की महत्ता को समझ पा रही है। इसके लिए मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि पहली बार भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है पशुपालन के लिए और इस न केवल स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया बल्कि तीन जो माननीय मंत्री हैं इस विभाग को मिले हैं और कहीं ना कहीं वो भारत सरकार की दूरदर्शिता को बताता है कि पशुपालन का योगदान कितना हद तक हमारे अर्थव्यवस्था में हो सकता है। और हम स्वरोजगार के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में जो ज़्यादातर हमारे किसान बंधु हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए पशुपालन पर निर्भर है और न केवल रोजगार के साथ साथ उनके जो खाने पीने की गुणवत्ता है, जो उनके खाने पीने की पौष्टिकता है, वो भी हमारे जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए पशुपालक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी वो महत्वपूर्ण रहता है। कोविड-19 को लेकर भारत सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। खास करके पशुपालन को ध्यान में रखते हुए हमारी माननीय जो वित्त मंत्री महोदया हैं उन्होंने एक अच्छी खासी राशि की घोषणा की है और ये किसानों को खास करके पशुपालकों को उपलब्ध कराने की बात है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आर्थिक जो पैकेज है
भारत सरकार के द्वारा जो पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है वो आर्थिक पैकेज क्या है, कितने का है, कैसे किसान उस या पशुपालक हमारे जुड़ेंगे या उससे लाभान्वित होंगे, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने की कृपा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है आज की तारीख में कि आर्थिक पैकेज जो हमारे माननीय भारतीय सरकार द्वारा जो दिया गया है पशुपालन के लिए, उसका रूपरेखा क्या होगा, उससे किसान कैसे हमारे लाभान्वित होंगे, ये इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला चीज़ तो जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, विशेष पैकेज जो है वो दिया गया है भारत सरकार द्वारा। इसमें से पशुपालन को जो दिया गया है, इसकी घोषणा 15 मई 2020 को माननीय मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी तथा माननीय पशुपालन राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा दिया गया था। इसमें पशुपालन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हमारे बहुत सारे पशुपालक लाभान्वित होंगे। एक एक करके मैं उन योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला तो जो हम लोगों को कुल राशि मिली है पशुपालन को, वो 15,000 करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, जो हमारे जो आधारभूत संरचना है उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए डेयरी में मिले हैं, जो भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दूसरा चीज़ है कि जो टोटल पशुधन है, जितने भी सारे पशुधन हैं, उनको संपूर्ण टीकाकरण करने की व्यवस्था इस योजना में की गई है। कुल मिलाकर 53 करोड़ पशु, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, सूअर सब कुछ शामिल होंगे, उनको पूरा 100% पशुओं को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। खास करके 2 महत्वपूर्ण जो बीमारियां हैं उन पे काफ़ी इसमें ध्यान दिया गया। उसमें पहला है FMD बीमारी, जिसको खुरहा खुरपका मुहपका बीमारी बोला जाता है। दूसरा है ब्रुसोलोसिस, एक प्रजनन से संबंधित जो बीमारी होती है ब्रुसोलोसिस, उस पर भी इसमें काफ़ी फोकस किया गया है। इन दोनों बीमारियों के प्रति हम 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पहुंच सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसा कि हमारे लोगों को, कुछ लोगों को, हमारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा कि आखिर इन बीमारियों का क्या महत्व है, खास इस पैकेज में क्यों इतना जोर डाला गया है इन दोनों बीमारियों के प्रति। तो मैं आपको एज ए पशु चिकित्सक के रूप में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो आपको मालूम भी होगा कि जो ये खुरपका मुहपका बीमारी है, ये हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति पहुँचाती थी, उनके उत्पादन क्षमता पर बहुत ज़्यादा असर करता है। दूसरा जो ब्रुसोलोसिस बीमारी भी है, वो भी प्रजनन क्षमता से संबंधित एक बीमारी है, जो कि पशुओं की प्रजनन क्षमता को बहुत ज़्यादा कम कर देती थी। बहुत ज़्यादा पशु उसे परेशानी पशुओं को होती थी। तो इन दोनों बीमारियों को जो है टीकाकरण के द्वारा 100% हमें पहुँच लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ है, अब जो नए पैकेज में जो घोषणा किया गया, जितने भी पशुओं का टीकाकरण होगा उनका टैगिंग, कान में एक टैग पहनाया जाता है पशुओं को। टैगिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टैगिंग से फ़ायदा ये होगा, अभी तक करीब 1.5 करोड़ गाय एवं भैंसों को टैगिंग का काम पूरा कर लिया गया है, और हम सारे पशु, जितने भी पशुओं का टीकाकरण करना, 53 करोड़, कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था, सारे पशुओं को टैगिंग करना अनिवार्य है। तो ये जो टैगिंग करेंगे उससे ये फ़ायदा होगा, कान में जो टैगिंग करने से, कि जो पशुओं को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। पशुओं, आज के डेट में आपको भी मालूम है कि पशु जो है कभी इस पशुपालक के यहाँ रहते हैं, कभी वो विक्रय करके दूसरे पशुपालक के पास चले जाते हैं, दूसरे गांव में, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे जिलों में चले जाते हैं। तो उनको ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। टैग, जो ईयर टैग होगा, उसमें एक बार कोड रहता है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं उसमें देखते हैं एक कोड रहता है। तो कोड में सारा का सारा जो पशु का से संबंधित जो सूचनाएँ हैं, सारी की सारी बार कोड रीडर से उस सूचनाओं को हम पढ़ सकते हैं, और इस प्रकार हम 100% पशुओं का टीकाकरण करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके अलावा भी डेयरी सेक्टर के लिए, खास करके जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का जो उसमें योजना दिया गया है, उसको जो डेयरी से संबंधित आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कुछ उदाहरण में, जानवरों के चारा के लिए मशीन, जो अगर कुछ पशुपालक बंधु लगाना चाहेंगे उनको इससे सुविधा मिलेगी। दूसरा चीज़ है, जो भी दूध से के संग्रहण से संबंधित, दूध के शीतलीकरण से संबंधित, या दूध का कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, मूल्य संवर्धन जो प्रोडक्ट बनते हैं दूध से, चाहे वो घी बने, दही, छेना, या कोई दूसरे मिठाइयों में यूज़ होता है, वो सारी प्रोडक्ट
जो भी उसके लिए कोई प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है या जो आर्थिक पैकेज है। तो हम सही में भारत सरकार के लिए हम एज ए पशु चिकित्सक हम लोग काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं कि काफ़ी ध्यान उन्होंने इस आर्थिक पैकेज में पशुपालन पे दिया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जो भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर खासकर जो भी सुविधा या मिल रही है हमारे किसानों को, पशुपालकों को, तो अब प्रश्न ये उठता है कि भारत सरकार के जो दी गई राशि है हमारे आम किसानों तक को कैसे उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी कड़ियाँ हैं भारत सरकार से लेकर और ग्रामीण स्तर तक, ग्राम पंचायत तक। तो हमारा जो किसान है, पशुपालक है, वो अगर लाभान्वित होना चाहे तो उसको क्या करना होगा, कैसे उसका लाभ ले सकता है वो? बिल्कुल सही प्रश्न है। हमारे पशुपालक भाइयों को, किसान बंधुओं को ये जानकारी होनी चाहिए कि योजनाएं तो भारत सरकार की बहुत सारी आ रही हैं, उसका कैसे हम उसका लाभ उठाएं, उसका उपयोग हम कैसे कर पाएँ। तो इसका बहुत सारा माध्यम है। सर्वप्रथम तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है जिससे आप लाभ उठा सकते हैं, हमारे जो अधिकांश पशुपालक भाई हैं किसी न किसी दुग्ध समिति से जुड़े हुए हैं। तो दुग्ध समितियों के माध्यम से ही आपके लिए सबसे उत्तम अवसर रहेगा कि उनके माध्यम से आप उनको अप्रोच करें और जो योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ उठाएं। साथ ही जो टीकाकरण का जैसे कि अभियान है उसमें जो इंडिविजुअल किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सारे पशुओं का टीकाकरण किसी न किसी तरीके से होना ही है पूरे भारत में। जैसा कि मैंने बताया था कि 53 करोड़ पशुओं को इस टीकाकरण लक्ष्य में शामिल करना है। तो टीकाकरण से बहुत जो हम पहले पशुपालक बंधुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उसके अलावा एक बहुत और भी अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा ये है कि जैसे ही इस सेक्टर में काम होना शुरू होगा, वैसे ही काफ़ी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग चाहते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं और जिससे हमारे किसान बंधुओं को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला। दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा भारत का स्थान सर्वोपरि है। बहुत अधिक दुनिया में दूध का उत्पादन होता है, लेकिन निर्यात की संभावना बहुत कम रहती है। जिन कुछ बीमारियों की चर्चा आपने की, अगर हमारे जो पशुपालक हैं उन बीमारियों पर काबू पा लेते हैं, निर्यात की संभावना के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कैसे निर्यात को बढ़ाया जाए, खास करके डेयरी प्रोडक्ट को, जो डेयरी उत्पाद है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश तक पहुंचाया जाए? बहुत ही मेरे ख्याल से ये भविष्य पूरक प्रश्न है। आगे हम जब पशुपालन के क्षेत्र में भविष्य को देखना चाहते हैं तो ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, जहाँ हमारे पास जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन हमारे पास है और सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन जो है वो भारतवर्ष में होता है। आज जो भारतवर्ष का जो नंबर है दुग्ध उत्पादन में, वो नंबर 1 पे है। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ पशुओं की संख्या, जो दूध देने वाली पशु हैं, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर प्रति गाय, प्रति भैंस या प्रति बकरी हम दुग्ध उत्पादन पे आए कि हम कितना उत्पादन करते हैं, तो अभी भी हम विकसित देशों से काफ़ी पीछे हैं। तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की आई हैं या राज्य सरकारों की आई हैं, उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन प्रति पशु जो था उसको बढ़ाने में सफल हुए हैं। मैं कुछ इसको अगर कुछ डाटा के रूप में बताना चाहूँ तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की तारीख में जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग भारत सरकार का जो डाटा आया था, उसमें एक जो अच्छी गाय है, उन्नत नस्ल की गाय, जो विदेशी नस्ल की गाय है, उसका दूध करीब 6 से 6.5 लीटर प्रति गाय हमारा आज के तारीख में हो रहा है। दूसरी ओर आते हैं कि हमने जो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से काफ़ी जो उन्नयन किया है, पशुओं के नस्ल का उन्नयन किया है, उससे हम करीब 5.6 लीटर प्रति गाय उत्पादन पे आ गए। हमारी देसी गायों का, चूँकि हमने उनका संवर्धन बहुत अच्छे से नहीं किया, हमने उनका ब्रीड कंजर्वेशन बहुत अच्छे से नहीं किया, इसलिए उनकी उत्पादकता अभी भी कम है। लेकिन उस पर काफ़ी कुछ कार्य चल रहा है, सरकारों का काफ़ी कुछ कार्य चल रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि प्रति गाय जो हमारा है वो कितना उत्पादन है, ये हमें समझना होगा और कहीं ना कहीं इसको हमें बढ़ावा देना होगा, हमको बढ़ाना होगा। दूसरी बात है कि जब उत्पादन हम नंबर 1 हैं
अब और उत्पादकता हम बढ़ाने की जब बात कर रहे हैं, तो जब उत्पादकता बढ़ जाएगी तो हम आगे क्या करेंगे, इसको हम माने क्या, इसका क्या क्या और हम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, जैसा कि आपने बोला था कि क्या इसे विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। मेरे जानकारी में जहाँ तक है कि हमारे भारत सरकार ने काफ़ी कुछ प्रयास किया था, पहले भी निर्यात की संभावनाओं को तलाश करने के लिए काफ़ी कुछ किया था, लेकिन उसमें जो मुख्य अड़चन आ रही थी कि हमारे पशुओं में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है खुरपका मुंहपका बीमारी, जो एफएमडी डिजीज़ है, उसके कारण जो है जो अच्छे विदेशी देश हैं वो कहीं ना कहीं बहुत स्वीकार्यता उनकी नहीं थी कि आपके यहाँ ये बीमारी यहाँ है, इसके कारण हम नहीं चाहते हैं कि ये बीमारी दूसरी जगह फैले, इसलिए कहीं ना कहीं चाहे वो दूध हो या मीट प्रोडक्ट्स हो, इसके बारे में कहीं ना कहीं उनकी स्वीकार्यता नहीं थी। लेकिन इसी के लिए जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना की गई है कि जो हम 100% पशुओं को टीकाकरण करेंगे, और एक बार जब 100% एफएमडी मुक्त जो हमारे पशुधन हो जाएंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं इसके पशुओं के दूध के जो अन्य उत्पाद हैं उनके मांस के निर्यात की बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। और जब इसका निर्यात होगा तो हमारे जो पशुपालक बंधु हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो बीमारी है कोरोना या कोविड-19, उसके बारे में जो सलाह दी जाती है, खासकर सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात होती है, सफाई की बात होती है, हाथ को विषाणु मुक्त करने की बात होती है। हमारे जो पशुपालक हैं जब दूध निकालते हैं भैंस से या गाय से, परिवार के कई सदस्य उनके साथ रहते हैं, कोई बच्चा पकड़ता है, उसका कोई आदमी दूध दूहता है, और मान लीजिए कभी कभी ये थोड़ा वो हिंसक प्रवृत्ति का पशु है तो एक आदमी को और खड़ा होना पड़ता है उसके सामने। अब यह सामाजिक दूरी हमारे जो दुग्ध उत्पादक हैं कैसे बनाएंगे, एक बात। और दूसरी बात है कि वो सैनिटाइज करने की जो बात होती है कि इस तरह से अपना हाथ वगैरह धो के रखें, पशुओं का की जो सफाई है उस पर कैसे ध्यान देंगे और अपनी सफाई पर कैसे ध्यान देंगे, ताकि ये जो है वायरस उनके जगह से ट्रांसमिट दूसरे जगह नहीं जाए, दूसरे जगह वो प्रभावित नहीं करे दूसरे जगह के लोगों को। इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। जो भी हमारे कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आज के तारीख में जो हम एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, ये कोविड-19 का जो चल रहा है, दौर चल रहा है, और साथ में लॉकडाउन का चल रहा है, इससे मैं जानता हूं और बहुत हद तक महसूस कर पा रहा हूं काफ़ी कुछ पशुपालकों से मिलने के बाद कि बहुत ज़्यादा उन पे असर पड़ा है और उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता है और बेचैनी है जानने के लिए कि क्या करें क्या नहीं करें। उससे संबंधित ही आपने प्रश्न पूछा है। तो कुछ चीज़ों को, मानकों का अगर हम पालन करेंगे, और जो हमारी केंद्र सरकार की संस्था है IVRI, भारतीय कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हमारे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसमें कुछ चीज़ों को मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। अगर उसका हम पालन करते हैं तो आपको भी और अपने समाज को भी हम काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। उसमें से सबसे पहला चीज़ जो है कि जो भी पशुपालक हैं, जो चाहे वो सीमांत पशुपालक हों, 1-2 गाय भैंस रखने वाले या बकरी रखने वाले, या कुछ बड़े स्तर पे कर रहे हों, पशुपालन का रोज़गार कर रहे हों, उनको जो भी अपने गाय भैंस के रखने की जगह है या अपने घर में कम से कम लोगों को, आगंतुकों को अभी समय दें। जितना ज़्यादा संभव हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को अभी मत आने दें, और अगर किसी कारणवश, महत्वपूर्ण कारणवश वो आते भी हैं तो उनका सैनिटाइजेशन का, हाथ धोने का या उनके साफ़ सफाई का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाए। साथ में जो पशुओं के रखने का जगह है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका हम कैसे साफ़ सफाई रखें और साथ में अपने आप को साफ़ सफाई कैसे रखें, इसके बारे में काफ़ी कुछ ध्यान देने की चीज़ें हैं, जो कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। मैं उन्हीं को दोबारा फिर आपको बताना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में फिर से वो सारी चीज़ें फिर से आ जाए। पहला चीज़ है कि हम अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो हम अपने साफ़ सफाई का ध्यान कैसे रखेंगे? सबसे ज़रूरी चीज़ है बहुत ही साधारण कोई साबुन जो आज के तारीख में बाज़ार में मिल रहा है, उस साबुन से अपने हाथों को बार बार धोएं। हर कोशिश करें कि प्रत्येक 1 से 2 घंटे पे साबुन से हम हाथों को धोएं। दूसरा चीज़ है
कि जो अगर जहाँ पे संभव नहीं हो सकता है कि हम साबुन से हाथ नहीं धो सकते हैं, तो अपने पास किसी न किसी जो 70% अल्कोहल से ज़्यादा वाला सैनिटाइज़र है उसको अपने पास रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें बार बार। पशुओं को भी सैनिटाइज़ करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पशुओं को हम दिन में 1 या 2 बार नहला सकते हैं अच्छी तरीके से। जो पशु जहाँ पे मल मूत्र त्याग करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ़ सफाई रखें। पशु का जो रखने का जगह बाड़ा है या पशु शेड जो है उसका सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। उसके सफाई के लिए हम दिन में 1 या 2 बार उसको धुल सकते हैं या पोछा लगा सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे कुछ सैनिटाइज़र जो हैं, खास करके जो हमारे सरकारों के द्वारा मानक दिए गए हैं, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% का घोल बहुत महत्वपूर्ण है। उसका हम छिड़काव कर सकते हैं या उससे हम पोछा लगा सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है उसका, जिससे कि ये जो कोविड-19 है उसका हम प्रकोप कम से कम कर सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपके द्वारा प्रश्न के समय बोला गया था कि एक गाय को दूहने के लिए बहुत बार परिवार के कुछ सदस्य, ज़्यादा सदस्य, या अगर कोई बड़ी डेयरी है उसमें 1 से ज़्यादा सदस्य लगते हैं। कोई बछड़े को दूध पिलाता है, कोई दूहता है, कोई गाय को पकड़ता है। तो इसमें हम कोशिश करें कि जहाँ तक संभव हो सके तो मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गाय को दूहने के पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ करें और बर्तन को भी जो भी दूध दूहने का बर्तन है उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ करें। सुबह शाम 2 बार ज़्यादातर लोग दूहते हैं, तो दोनों बार बर्तन को सैनिटाइज़ करें और शुद्ध दूध का उत्पादन करने का कोशिश करें। इससे केवल आपका कोविड-19 से नहीं, बहुत सारी और भी जो बीमारियां हैं जो मनुष्यों से पशुओं में और पशुओं से मनुष्यों में होती हैं, उनसे भी आप बहुत हद तक इसमें बचाव कर सकते हैं। साथ में जो एक शुद्ध दूध का उत्पादन है उसमें आप कर सकते हैं और बहुत लोगों को आप अपने माध्यम से सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि यह मनुष्यों में ही बीमारी है, लेकिन कोई ऐसी भी जानकारी मिली है कि अब पशुओं में भी यह बीमारी पाई जा रही है। तो क्या पशुओं से मनुष्य में या मनुष्य से पशुओं में इस तरह का संक्रमण एक दूसरे से ट्रांसमिट होने की समस्या कुछ है, ऐसा संभव है क्या? जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये कोविड-19 जो है ये बहुत ही नए तरीके का इन्फेक्शन है, बहुत ही नए तरह का वायरस है और इससे पशुओं में होंगे प्रभावित होंगे कि नहीं, या पशु से मनुष्य प्रभावित होंगे कि नहीं, कुछ उदाहरण हमें देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सिंगापुर में एक बिल्ली को मिला था, कोरोना का संक्रमण मिला था, जो कि था मनुष्य से बिल्ली को हुआ था। फिर न्यूयॉर्क के चिड़ियाखाना में 2 बाघों को कोरोना हुआ था, वो भी मनुष्य जनित ही था। तो हमें चूँकि एनिमल्स का टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है कोविड-19 के लिए, तो ये कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी मैं सारे पशुपालक बंधुओं को, इवन जो भी पेट्स रखते हैं, खास करके जो कुत्ते बिल्ली ये सब रखते हैं, उनको मैं बहुत ही सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर बहुत कुछ काम नहीं हुआ है और संभावनाएं असीम है कि पशुओं से मनुष्यों में या मनुष्यों से पशुओं में ये बीमारी फैल सके। तो इस बात का अपने साफ सफाई का और विशेष ध्यान दें। कोविड-19 से पूरे विश्व में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। हमारे देश में भी प्रभावित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पशुपालन के क्षेत्र में भी ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर हम सावधानी नहीं बरतें, सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखें, सफाई की व्यवस्था नहीं करें, तो हमारे यहाँ भी स्थिति खराब हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने इस बीमारी पर काबू पाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर धनराशि खर्च की है और हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, माननीय जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा चलाई गई हैं, राशि उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप उनसे जुड़ें, उनसे लाभान्वित हों। हमारे एक महत्वपूर्ण साथ में रहे डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो दी गई जानकारी है निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक साबित होगी। हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।